अब हम लोग हैं क्लास 8 में। किस क्लास में हैं? 8 में। आप लोग सारे बच्चे हैं? और आज हम लोग पढ़ रहे थे पहले क्लास में जो पहला चैप्टर है साइंस का, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। पढ़ रहे थे हम लोग कैसे खेती करते हैं, कृषि पद्धति के बारे में पढ़ना था। 7 चीज हम बताए थे। कृषि पद्धति कितना चीज बताए थे? 7 चीज। पहले मिट्टी को तैयार करना होगा। मिट्टी जब तैयार हो जाएगा तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? बुआई करेंगे। बुआई करने के बाद हम लोग तीसरा काम करेंगे कि खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करेंगे। आज यहीं से पढ़ना है ना? पढ़ने के लिए तो अब हम लोग पढ़ लेंगे खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना। क्या पढ़ लेंगे? खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना। चलिए हम लोग खाद तथा उर्वरक का प्रयोग सीखते हैं। खाद तथा उर्वरक का प्रयोग हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है ना? कोई दिक्कत है? तो चलिए खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग खाद लेके चलिए और उर्वरक लेकर के चलिए। कहाँ? खेत में। समझे कि नहीं? तो खेत में हम लोग चलते हैं। तो खेत में उधर चले जाइए। खेत में हम लोग चले जाएंगे और देखेंगे आगे। देखिए, फसलों को सारे के सारे पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होते हैं। फसलों को सारे के सारे पोषक तत्व किससे प्राप्त होते हैं? मिट्टी से प्राप्त होते हैं। और एक ही प्रकार के फसल लगातार अगर आप खेतों में लगाइएगा तो उसमें किसी खास पोषक तत्व की कमी हो जाएगी, और उस कमी को पूरा करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं। खाद क्या है, उर्वरक क्या है, सारे चीज को हम पढ़ाएंगे। लेकिन अभी देखिए ध्यान से, क्या हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिए कि फसलों को, किसको? फसलों को पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होती है। फसलों को पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होती है। उसको बंद कर दीजिए। मिट्टी से प्राप्त, क्या छोड़ दीजिए, अभी प्राप्त होती है। कोई दिक्कत? मिट्टी से फसलों को पोषक तत्व किससे प्राप्त होती है? मिट्टी से प्राप्त होती है। कहीं से कोई दिक्कत है? एक ही प्रकार की फसल को लगातार लगाने से, एक ही प्रकार के फसल को खेतों में लगाने से, खेतों में लगाने से क्या होता है? एक ही प्रकार का फसल खेतों में अगर आप लगा रहे हैं तो उपज में कमी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उपज में लगाने से उपज में कमी हो जाती है। उपज में कमी हो जाती है। कमी हो जाती है। उपज में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। उपज में कमी हो जाती है, समझे? और जब खेतों में उपज की कमी हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? तो मतलब पोषक तत्व की कमी हो गई। मतलब क्या हुआ? पोषक तत्व की कमी। पोषक तत्व की कमी हो गई। अब जब पोषक तत्व की कमी हो गई तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए खाद तथा उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा। क्या चीज का प्रयोग करना पड़ेगा? खाद तथा उर्वरक का। तो इसके लिए खाद और उर्वरक का, खाद और उर्वरक का, है ना, खाद तथा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। खाद तथा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। समझ में आएगी बात? खाद तथा उर्वरक का प्रयोग किया जाता है। क्यों उपयोग करते हैं? ताकि उर्वरा शक्ति कम न हो। ताकि उर्वरा शक्ति कम न हो। ताकि उर्वरा शक्ति कम न हो।
इसके लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। कोई है क्या? कौन? लगाइए तो। समझ में आ गया बात? ताकि उर्वरा शक्ति कम न हो। उर्वरा शक्ति मीन्स क्या चीज? उसके उपजने की शक्ति कमजोर न हो जाए। समझे कि नहीं? तो ये सब बातों पर ध्यान आपको रखना है। अब स्थिति क्या है से समझ लीजिए। उर्वरा शक्ति के स्तर को, उर्वरा शक्ति के स्तर को बनाए रखने के लिए, आपके खेत में उर्वरा शक्ति कायम रहे, इसके लिए निम्नलिखित कृषि पद्धति अपनाते हैं, है कि नहीं? आप किसी खेत को कैसे उर्वरक हमेशा बनाए रखेंगे, ये विचारणीय तत्व है। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज क्या है। टॉपिक में हम क्या बनाते हैं कि उर्वरा शक्ति के स्तर को, उर्वरा शक्ति के स्तर को, ध्यान समझिए, उर्वरा शक्ति के स्तर को बनाए रखने के लिए, बनाए रखने के लिए, है कि नहीं, हमको क्या करना होगा? तो निम्नलिखित कृषि पद्धति अपनानी होगी। निम्नलिखित कृषि पद्धति है ना, अपनाएंगे या अपनाते हैं, लिख देते हैं, अपनाते हैं। अब देख लीजिए, आपको एक उदाहरण से हम समझा रहे हैं, समझिए। अगर एक ही प्रकार के खाना आपको अगर रोज मिलेगा, प्रतिदिन आपको शरीर को एक ही प्रकार का खाना मिलेगा, जो आपका सबसे अच्छा खाना है वही आपको रोज मिले, सुबह शाम दोपहर मिले, समझे कि नहीं? रात में भी मिले, दिन में भी मिले, एक ही प्रकार का भोजन मिलेगा, तो एक दिन बहुत अच्छे से पूरा चाव से खाइएगा, सेकेंड टाइम में भी मिलेगा तो चाव से खाइएगा। लेकिन लगातार वही भोजन मिलेगा तो क्या वही कैपेसिटी रहेगी खाने की कि घट जाएगी? घट जाएगी। आपको मजा कम आएगा। सीधा बढ़ जाइए, पहले मजा क्या आएगा? खाने में कम आएगा, और धीरे धीरे आपको खाने की रुचि जो है घट जाएगी। घट जाएगी कि नहीं घट जाएगी? ठीक उसी प्रकार से खेत है। खेत की माने एक ही प्रकार की फसल अगर एक ही खेत में लगातार लगाते जा रहे हैं तो धीरे धीरे मिट्टी जो है उसकी उर्वरा शक्ति कम होने लगेगी। उर्वरा शक्ति क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो भैया इसकी उर्वरा शक्ति को कम न हो बल्कि और ज्यादा है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इस बात पर ध्यान दीजिए। अगर कभी कभी आप अगर भूखे रहिएगा, एक आध दिन हम लोग सह लेते हैं जब, या भूखे रह लेते हैं तब, दूसरा दिन खाने का इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि घट जाता है? बहुत बढ़ जाता है। जोर से बोलिए ना कि सुनाई दे। पहले सीधा बैठो ना जी कि हम क्या बोल रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिए और उधर से रिटर्निंग जवाब दीजिए। आप लोग हैं इस क्लास में? हाँ, तो इसका रिटर्निंग दीजिए ना। अगर आपको एक दिन या 2 दिन आपको खाना पीना बंद कर दिया जाए तो ठीक अगले दिन खाने की रुचि बढ़ेगी कि घटेगी? बहुत बढ़ जाएगी। बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तुम भी बोला बोला करो तो बाहर कर देंगे क्लास से। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगी। क्लियर हो गया? तो अगर हम लोगों के खेत है जो, अगर उसकी उर्वरा शक्ति को कायम रखना है तो जिस तरह से हम लोग खाली पेट रह करके अपने भोजन के इंटरेस्ट को बढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार अगर खेतों को कुछ दिनों के लिए परती छोड़ दिया जाए तो उनकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो उर्वरा शक्ति के स्तर को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित कृषि पद्धति अपनाते हैं। क्या करते हैं? तो हम लोग परती छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? खेत को परती छोड़ करके इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं। परती छोड़ने से क्या हो जाएगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी फिर से, है ना? उसको मांग हो जाएगा फसल उपजाने का। और ज्यादा दिन तक परती छोड़ दीजिएगा तब क्या हो जाएगा? तो ज्यादा दिन तक परती छोड़ देने के बाद वह खेत बंजर हो जाएगा, यानी कि उस पर फिर आप खेती नहीं कर पाइएगा। इसलिए बहुत ज्यादा दिन तक नहीं छोड़ना है, 1 आध साल छोड़ देना है गैप। जैसे लगातार खेती हो रहा है उस खेत में, तो कभी कभी 1 आध साल उस खेत को छोड़ देना है, परती छोड़ देना है,
और फिर अगर अगले साल होगा तो काफी अनाज उसमें से उत्पन्न होगा। और बहुत दिनों तक लगातार 10 साल 15 साल तक छोड़ दीजिएगा तो फिर खेत की पूरी उर्वरा शक्ति समाप्त हो जाएगी और वह खेत मर जाएगा। मरने का मतलब है कि वह बंजर हो जाएगा, मिट्टी क्या हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। इसलिए ज्यादा नहीं। दूसरा चीज, हम लोग अब जैसे देखिए, हम लोग अपने भोजन की रुचि कैसे बढ़ाते हैं? तो भोजन की रुचि बढ़ाते हैं इसलिए कि सुबह में अगर चावल दाल मिल गया तो रात में अगर रोटी मिल जाएगा तो खाने में मजा आ जाएगा, है कि नहीं? कहीं पूड़ियों बन जाएगा तो कभी पुलाव भी बन जाएगा, तो कहीं जो है से पूरी बूंदिया सब्जी भी बन जाएगा, कहीं रोजमर्रा की चीजों में बदलते, कहीं पनीर की सब्जी बना लेते हैं, कहीं है ना अन्य चीज भी बना करके खा लेते हैं, कहीं खीर भी बन जाता है। तो इससे खाने की कैपेसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, बदल बदल करके करने से। ठीक उसी प्रकार से अगर खेत की उर्वरा शक्ति को कायम रखना है तो आपको बदल बदल करके फसल लगाना होगा। खेत में कैसे फसल लगाना होगा? बदल बदल करके फसल लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। या फिर है ना, दो फसलों के बीच फलीदार पौधे लगाने से खेत की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। समझे कि नहीं? जैसे फलीदार का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के चलिए कि आप गेहूं है ना लगाए हुए, उसमें क्या कर दीजिए, गेहूं सरसों है ना, तो कुछ जगह पर चना भी उसमें बीच में लगा लीजिए, है कि नहीं? क्या लगा लीजिए? चना। तो एक ही खेत में विभिन्न प्रकार के अगर वहां पर है ना हम लोग फसल को लगा रहे हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। जैसे आपको चावल दाल है तो उसके साथ अगर बढ़िया से और 2-3 आइटम सब्जी का अगर हो जाए तो खाने का स्वाद क्या हो जाता है, बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? तो ठीक उसी प्रकार से फसल चक्रण, दूसरी विधि इसकी क्या हो जाएगी, तो दूसरी विधि हो जाएगी फसल चक्रण करके। क्या करके? फसल चक्रण करके। तो फसल चक्रण में क्या होगा, या तो दो में से कोई एक विधि लगाइए, या तो है ना फसल को बदल बदल करके, जैसे अभी चावल लगा दिए तो गेहूं लगा दीजिए, तो फिर एक बार मसूर लगा लीजिए, है कि नहीं? कभी चावल को बंद करके डायरेक्ट एकदम उसमें दूसरा माने फसल लगा दीजिए। तो इससे क्या होगा कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाएगी, मिट्टी की उर्वरा शक्ति क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और नहीं तो फिर आप एक और काम कर सकते हैं कि आप 2 फसलों के बीच में फलीदार फसल लगा दीजिए। 2 फसल के बीच में क्या लगा दीजिए, इधर फसल बीच में फलीदार फसल लगा दीजिए। समझे कि नहीं? जैसे चना मटर ये सब लगा दीजिए, सोयाबीन लगा दीजिए, मूंग लगा दीजिए, उड़द लगा दीजिए, मसूर लगा दीजिए। अगर ये सब चीज लगा देते हैं तो इससे भी क्या हो जाता है कि उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है। होता क्या है फलीदार पौधे में, सो समझिए। फलीदार पौधों की जो जड़ होती है, जैसे चना हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, मूंग हो गया, तो इन सभी की जड़ों में एक ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ग्रंथि। ध्यान से समझिए और सुनिए। तो इनके जड़ों में क्या पाई जाती है? ग्रंथि पाई जाती है। और वो जो ग्रंथि है, उस ग्रंथि में एगो जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका? राइजोबियम। राइजोबियम जीवाणु क्या करता है? पेड़ पौधों की जड़ों के हार्मोन से अपना भोजन की प्राप्ति करता है कि नहीं? और पेड़ पौधों को क्या मिलता है? तो राइजोबियम नामक वह जो जीवाणु है वह वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ग्रहण करता है। वह किसको ग्रहण करता है? नाइट्रोजन गैस को। नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में 78% है, जिसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? तो देखिए ध्यान से, पेड़ पौधा की जड़ में जो राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जा रहा है, वह जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन गैस को ले लिया। नाइट्रोजन गैस को क्या कर लिया? ले लिया। और नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल दिया। किसमें बदल दिया? नाइट्रेट में। क्योंकि सीधा रूप से नाइट्रोजन जो है से पेड़ पौधे ग्रहण नहीं करते हैं, पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं नाइट्रेट के रूप में। तो नाइट्रेट को लिया और पेड़ पौधा को नाइट्रेट बना करके दे दिया। इससे पेड़ पौधा को नाइट्रोजन की प्राप्ति हो गई और पेड़ पौधा पूरा जो है हरियाने लगा, पूरा बढ़ने लगा। तो अब यहां देखिए, राइजोबियम को भोजन मिला पेड़ पौधा की जड़ से, और राइजोबियम उसके बदले में पौधों को क्या दे दिया? तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल करके एगो पोषक तत्व दे दिया कि नहीं दे दिया? तो पेड़ को भी लाभ हो गया और जीवाणु को भी लाभ हो गया। पेड़ों के लाभ हो गया और जीवाणुओं के लाभ हो गया। समझ में आ रही है तो बात बोलिएगा।
समझ में आ गई बात? तो इस प्रकार से दोनों को लाभ हुआ। तो फसल चक्रण करके, तो फसल चक्रण में क्या करेंगे? तो दो बात करेंगे, या तो फसल बदल बदल करके, कैसे? फसल बदल बदल करके हम लोग लगाएंगे, और नहीं तो दूसरा हम लोग क्या क्रिया कर सकते हैं कि दो फसलों के बीच फलीदार फसल लगा करके, दो फसलों के बीच कैसा पौधा लगाएंगे? फलीदार पौधा लगा करके, फलीदार पौधा लगाकर। अच्छा, फलीदार पौधा में कौन कौन सा आ जाएगा? तो जैसे चना हो गया, मटर हो गया, मूंग हो गया, मसूर हो गया, उड़द हो गया, ये सब समझ में आ रही है बात ना? और इनकी जड़ों में अभी हमने पढ़ाया है आपको कि इनकी जड़ों में क्या पाया जाता है? तो इनकी जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है कि नहीं मेरे भाई? इनकी जड़ों में लिख देते हैं, इनकी जड़ों में क्या होता है? राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम है ना। जड़ में ग्रंथि होता है, उसी ग्रंथि में राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है, राइजोबियम पाया जाता है। और राइजोबियम क्या करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन गैस को किस में बदल देता है? नाइट्रेट में बदल कर किसको दे देता है? पौधों को दे देता है, पौधों को दे देता है। तो पौधा को नाइट्रोजन गैस की प्राप्ति हो गई, एगो पोषक तत्व की प्राप्ति हो गई, और राइजोबियम को जड़ से क्या मिल गया? भोजन की प्राप्ति हो गई। तो इस प्रकार से भी हम लोग माने पौधों माने मिट्टी की उर्वरा शक्ति को क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, है कि नहीं? और तीसरा जो चीज होता है, तीसरा जो चीज है हम लोगों का, तीसरा जो चीज हम लोग पढ़ेंगे और कैसे बढ़ाया जा सकता है उर्वरा शक्ति, तो खाद और उर्वरक का प्रयोग करके, खाद एवं उर्वरक का प्रयोग कर, उर्वरक का प्रयोग कर, इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? उसकी उर्वरा शक्ति को बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए, कभी कभी आपको भूख नहीं लगता है तो आपको जो है से अलग से डॉक्टर साहब विटामिन लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? विटामिन। तो विटामिन लिखने से क्या होता है? उसको खाइएगा तो भूख बढ़ने लगेगा, भूख क्या होने लगेगा? बढ़ने लगेगा। अलग से आप हॉर्लिक्स पीते हैं, बॉर्नविटा पीते हैं, च्यवनप्राश खाते हैं, तो ये सब क्या करता है? आपके शरीर के बॉडी को, पेट की उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है ना, खाने की शक्ति को क्या करता है? बढ़ाता है। तो उसी प्रकार से अगर वो दोनों नहीं करना चाहते हैं तो फिर आपको उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका प्रयोग करना पड़ेगा? खाद एवं उर्वरक का। भैया उर्वरक क्या है, उर्वरक क्या है और खाद क्या है? तो पहले खादे बता देते हैं। खाद समझ लीजिए क्या है। आप खाद जानते हैं, खाद है क्या चीज? तो यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं जिसमें कार्बन की मौजूदगी होती है, जिसमें कार्बन की मौजूदगी होती है। तो खाद क्या है? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। यह एक कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ आप जानते हैं कि क्या है? से देखिए, खाद जो होता है आप रोज देखते हैं खाद को। आप क्या करते हैं कि जैसे देखिए, पहले हम लोगों के यहाँ जब गैस नहीं था तो हम लोग क्या करते थे? पोरा से, पुआल से, लकड़ी से हम लोग खाना बनाते थे, और उसका जो राख था ना, उस राख को एक जगह जमा कर करके रखते थे, जिसको हम लोग आज भी देहात में कहते हैं गनौरा। क्या कहते हैं? गनौरा। नाम सुने हैं गनौरा का? है ना। हम लोग क्या करते हैं? गनौरा। अगर वो भी नहीं समझते हैं तो आप समझिए, जैसे जानवर जो टट्टी करता है, जो गोबर देता है जानवर लोग, तो उसके जानवर के माने गोबर को हम लोग एक जगह एकत्रित करते हैं। क्या करते हैं? एक जगह एकत्रित करते हैं, एकदम जैसे उसका गोबरवा में जैसे पिल्लू कचर लग जाता है ना, एकदम उजला उजला, तो वो सड़ जाता है। क्या हो जाता है? सड़ जाता है। उसी को ट्रैक्टर पर ला दिए और खेत में बिछा दीजिए, उसी को ट्रैक्टर पर ला दिए और खेत में बिछा दिए। प्योर खाद है वो। प्योर क्या है? वो खाद है। तो खाद का निर्माण कैसे करते हैं? तो एक घर के आंगन में गड्ढा कर दीजिए। क्या कर दीजिए? घर के आंगन में गड्ढा कर दीजिए। आज जितना पेड़ पौधा का पत्ता, सड़ा, गला, आपके घर का जितना जो है से अलकर बलकर सब उसी में डाल दीजिए। डाल कर प्लास्टिक नहीं, जैसे जो अवशिष्ट पदार्थ है, जूठा फुट्ठा जितना भी है सब गनौरा तनौरा सब उसी में डाल दीजिए।
डाल करके उसको सड़ा दीजिए। क्या कर दीजिए? सड़ा दीजिए। और जैसे ही सड़ उड़ जाएगा ना, तो इसी समय खेत में जो प्रति खेत है, अभी तो नहीं कुछ हुआ है, अभी तो जोताई उताई नहीं हुआ, उसी में डाल दीजिए। वो प्योर क्या हो गया? खाद हो गया। प्योर क्या हो गया? खाद हो गया। पूरा एकदम गर्दा गर्दा उसमें खेती होगा। समझे कि नहीं? तो ये खाद उसको कहेंगे। उसको क्या कहेंगे? उसको खाद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खाद। तो खाद क्या हो गया? यह एक कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है? कार्बनिक पदार्थ है। इसका निर्माण कैसे होता है भैया? तो इसका निर्माण, हमको लग रहा है कि सबको समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो इसका निर्माण आपसे पूछा जाएगा कि इसका निर्माण, तो इसका निर्माण जो होता है पौधे तथा जंतुओं के ऊपर, है ना, पौधे तथा जंतुओं के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से होता है ना। इसका निर्माण पेड़ पौधे तथा जीव जंतु के अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन से होता है कि नहीं? अपघटन से होता है। समझ में आ गई बात? और इसमें सबसे पहले आपको बताइए कि कैसे कैसे क्या करना है। गड्ढा खोद लीजिए, जितना जो है जानवर का मल मूत्र, आदमियों का मल मूत्र सब उसी में डाल दीजिए। क्या कर दीजिए? डाल दीजिए। एकदम 6 महीना तक छोड़ दीजिए उसी में। एकदम गंध जब करने लगेगा, एकदम बदबूदार गंध करने लगेगा, तो उसको एकदम निकालिए और ट्रैक्टर पर ला करके खेत में गिरा दीजिए। और जखनी खेत में गिराइएगा ना, खेत एकदम उपजाऊ हो जाएगा। पूरा खाद उस पर पड़ गया। यह कार्बनिक पदार्थ है। समझ में आ गई बात? है कि नहीं? तो इससे लाभ क्या होता है मेरे भाई? लाभ क्या होगा? तो लाभ होता है क्या चीज कि जैसे ही आप खाद डालिएगा ना, तो जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता का मतलब क्या? जल, मिट्टी तो कुछ मुलायम हो जाएगी। मिट्टी जब मुलायम हो जाएगी तो भुरभुरी हो जाएगी, क्योंकि उसमें तो सूक्ष्म जीव है ना। इन सभी खाद में क्या है? सूक्ष्म जीव है। कबर कबर पिल्लू है कि नहीं? वो पिल्लू क्या कर रहे हैं भैया? तो खेत की मिट्टी को कोड़ रहे हैं, यानी कि उसमें ह्यूमस पैदा कर रहे हैं। ह्यूमस जब पैदा करेंगे, मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, तो जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाएगी। जल धारण करने की क्षमता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मिट्टी कैसी हो जाएगी? तो भुरभुरी हो जाएगी। है कि नहीं? और क्या हो जाएगा? क्योंकि उसमें सूक्ष्म जीव की संख्या बढ़ने लगेगी, तो इसका मतलब कि पोषक तत्व बढ़ने लगेंगे। आ गया समझ में? तो इसका लाभ क्या है? तो लाभ है जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। पहला क्या लाभ है? तो जल धारण क्षमता बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा इसका क्या लाभ है? तो दूसरा लाभ है कि मिट्टी कैसा हो जाती है? भुरभुरी। मिट्टी कैसा हो जाती है? भुरभुरी। और क्या इसका लाभ है मेरे भाई? तो इसका और लाभ ये है कि सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है ना। सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। सूक्ष्म जीवों की संख्या में बढ़ोतरी इसका तीसरा लाभ है। और चौथा लाभ इसमें क्या है? तो चौथा लाभ है कि पोषक तत्व में वृद्धि होने लगती है कि नहीं? पोषक तत्व जो पेड़ पौधों को चाहिए, वो पोषक तत्व में वृद्धि होती है। तो ये सब हमारा क्या है? इससे लाभ है। समझ में आ गया कि नहीं? बात आ गया समझ में? अब देखिए, खाद से लाभ ही लाभ है, इसका कोई ज्यादा हानि उनी नहीं है। समझे कि नहीं? लेकिन आप देखिए उर्वरक को। अब किसको देखिएगा? उर्वरक को। थोड़ा इसको छोटा करते हैं ताकि हम इसी में उर्वरक भी बता दें। इसी में क्या बता दें? उर्वरक। तो अब जरा सा उर्वरक को समझ लीजिए। उर्वरक किसे कहते हैं? तो देखिए, उर्वरक जो होता है ना बाबू, यह कार्बनिक पदार्थ नहीं होता है। इसमें कार्बन नहीं मौजूद रहेगा, पहला चीज है ना। तो यह कैसा पदार्थ है? तो उर्वरक एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक कैसा है? तो उर्वरक एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। अब यहां पे देखिए, कार्बनिक और अकार्बनिक समझ लीजिए। जैसे देखिए, जल का सूत्र क्या होता है? H2O। क्या इसमें कार्बन है कहीं लिखा हुआ? नहीं है। H2O है, तो C कहां लिखा हुआ है? इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो ये हो गया अकार्बनिक। ये क्या हो गया? अकार्बनिक। आ गया समझ में? लेकिन आप देखिए तो CH4, इसमें C लगा हुआ है, तो ये कार्बनिक होगा। तो जिसमें कार्बन लगा हुआ रहेगा तो कार्बनिक, और जिसमें कार्बन नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? अकार्बनिक। उसको क्या कहेंगे? अकार्बनिक। जैसे आप अम्ल पढ़ते हैं H2SO4, तो H2SO4 कार्बनिक है कि अकार्बनिक है? बताइए तो। अकार्बनिक। क्यों कहती? कोई पूछेगा कि काहे ये अकार्बनिक है, तो कैसे क्या बताइएगा? क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद नहीं है। लेकिन आप देखिए तो CaCO3,
क्या इसमें कार्बन है? यहाँ देखिए, यहाँ तो सी से कार्बन हो ही गया है कि नहीं? तो कार्बन मौजूद है तो कार्बनिक हो गया। क्या हो गया ये? कार्बनिक। समझ में आ रहा है तो बोलिएगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रही है बात ना? तो उर्वरक एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, तो इसका मतलब कि इसमें कार्बन नहीं होगा। इसमें कार्बन होगा कि नहीं होगा? जोर से बोलिए। नहीं होगा। इसका निर्माण गड्ढा खोद के नहीं होता है, इसका निर्माण फैक्ट्री में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में। इसका निर्माण कहाँ होगा? इसका निर्माण फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में होता है। क्लियर हो गए? इसका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। फैक्ट्री में होता है। और याद रखिएगा, यह जल में घुल जाता है, यह जल में घुलनशील होता है। उर्वरक जो होता है ना, यह जल में घुलनशील होता है। यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। यह जल में घुलनशील होता है। क्लियर हो गया? यह जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। देखिए, इसमें आपको जिस चीज की कमी है उसका उर्वरक आपको प्राप्ति होना चाहिए। अगर मान के चलिए कि किसी को नाइट्रोजन की जरूरत है तो नाइट्रोजन का उर्वरक दीजिए। किसी पेड़ पौधे को फास्फोरस की जरूरत है तो फास्फोरस दीजिए। पोटेशियम की जरूरत है, पोटेशियम दीजिए। तीनों की जरूरत है तो एनपीके दे दीजिए। यूरिया की जरूरत है, यूरिया छीट दीजिए। समझे कि नहीं? तो वो इस तरह से है। जिसे मैंने कहने का मतलब ये हुआ कि आपको हॉर्लिक्स खाने का मन है तो हॉर्लिक्स अलग से दीजिए। इनको नहीं, इनको मैंने अथी दीजिए। बॉर्नविटा खाने का मतलब बॉर्नविटा दीजिए। लेकिन हम लोग को अलग से हॉर्लिक्स खाने की जरूरत नहीं है। हम लोग खाद वाला चीज खाते हैं। नहीं, वही एकदम जो है सर जे बुझाएगा से सब खा लिए। अब बनावटी चीज जो है, जो मशीन से बन करके आता है, उसको उर्वरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उर्वरक, है ना? तो विशेष पोषक के तौर पर, विशेष पोषक के तौर पर, याद रखिएगा, विशेष पोषक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, है ना? ये उर्वरक कैसे इस्तेमाल होते हैं? विशेष पोषक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। जैसे किसी को क्या जरूरत इस्तेमाल होते हैं, जैसे बताते हैं आपको। जैसे नाइट्रोजन किसी को जरूरत है तो नाइट्रोजन दे दीजिए। जिसको फास्फोरस जरूरत है तो फास्फोरस दे दीजिए। जिसको पोटेशियम की जरूरत है उसको पोटेशियम दे दीजिए। इसी से बन जाता है क्या चीज? यूरिया का जिसको जरूरत है तो यूरिया दे दीजिए। किन्हीं को जरूरत है अमोनियम सल्फेट का पौधे को, तो अमोनियम सल्फेट का बोरा ले आइए, दे दीजिए, है ना? अमोनियम सल्फेट लेके आइए। ये सब उर्वरक का नाम है। सब किसका नाम है? उर्वरक का। हम लोग कहते हैं सुपर फॉस्फेट, है ना? सुपर फॉस्फेट जिसको जरूरत है तो सुपर फॉस्फेट उसको दे दीजिए। जिसको पोटास की जरूरत है उसको पोटास दे दीजिए। जिसको एनपी के तीनों की जरूरत है, नाइट्रोजन फास्फोरस कैल्शियम, अरे नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, तो एनपीके दे दीजिए। आप जो सुनते हैं कि बाप रे बाप गोह में खादे नहीं मिल रहा है, सुने हैं कि नहीं? ऐसा है ना? खाद लागी पूरा भीड़ लगल है कि नहीं? पूरा जाकर के भीड़ लगल है पुंदौल में खाद के लिए। सुने हैं कि इसे रोड जाम कर दिया। खाद लागी नहीं करता है, उर्वरक के लिए करता है। किसके लिए करता है? उर्वरक के लिए। समझे कि नहीं? लेकिन बोलता है आमतौर पर कौची खदिया नहीं मिले। खदिया कौची? खदिया खाद तो ये सब है, गोबर गोईठा ये सब खाद है। उर्वरक के लिए, यूरिया के लिए मार करता है तो यूरिया ये सब क्या है? उर्वरक है। तो यहाँ जाम किसके लिए लगता है? उर्वरक के लिए। लेकिन आदमी आम बोलचाल की भाषा में उर्वरक को ही क्या बोल देता है? खाद। लेकिन भैया खाद और उर्वरक में अंतर है। क्या है? देखिए, ये देखिए, आपको देखिए, खाद का इस्तेमाल कीजिएगा हर्जा नहीं होगा, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर खेतों में ज्यादा कर दीजिएगा, उर्वरक का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक कर दीजिएगा, तो याद रखिए क्या होगा? उर्वरक का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक कीजिएगा तो वह क्या हो जाएगा? वह जो है पौधा खराब हो जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? खराब। आवश्यकता अनुसार देना है कि नहीं? कैसे देना है? आवश्यकता अनुसार। अब देखिए क्या होता है इससे, अगर पानी बहुत ज्यादा पड़ गया तो आप अगर उर्वरक छिट दिए हैं तो वह उर्वरक पानी बहा करके बाहर चलेगा। पानी तो खेत में रुकेगा नहीं, ज्यादा पानी होगा तो बाहर चला जाएगा। और वह पानी कहाँ गिरेगा? पोखरा में, अहरा में, नदी में गिरेगा कि नहीं गिरेगा? और उसमें क्या मिलाया हुआ है? उर्वरक। उसमें क्या मिलाया हुआ है? उर्वरक। तो जो नदियों का, झरनों का, आहर का, पोखर का जो सूक्ष्म जीव है, जो उसमें मछली है या उसमें पानी पीता है आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये सब जो पानी पीता है,
तो वो सब पानी पिएगा तो बीमार पड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बीमार पड़ जाएगा, क्योंकि उस पानी में क्या मिल गया है? उर्वरक। समझे कि नहीं? इसलिए इसका इस्तेमाल आवश्यकता से अत्यधिक नहीं करना चाहिए। तो भैया जिसको आप खाद और उर्वरक एक के कह देते हैं, एक के हैं नहीं, खाद और उर्वरक में अंतर है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि खाद और उर्वरक में अंतर बताइए। तो चलिए अगला हम लोग पढ़ लेते हैं, खाद एवं उर्वरक में अंतर। क्या पढ़ लेंगे? खाद एवं उर्वरक में अंतर। हम लोग पढ़ लेंगे खाद एवं उर्वरक में अंतर। तो एक तरफ खाद बनाएंगे और एक तरफ क्या बनाएंगे? उर्वरक बनाएंगे। एक तरफ खाद बनाएंगे, एक तरफ उर्वरक बनाएंगे। तो हम इधर बनाते हैं उर्वरक और इधर बना देते हैं खाद। इधर क्या बना देते हैं? खाद। अंतर समझेंगे कि दोनों में क्या अंतर है। तो अभी तो आप लोग पढ़े, यह एक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। ये कैसा है? कार्बनिक है, कार्बनिक पदार्थ है। तो सबसे पहले तो यही अंतर हो गया कि उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है और खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। तो अंतर हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलिए, अंतर हुआ कि नहीं हुआ? तो पहला अंतर देखिए क्या लिख रहे हैं। पहला उर्वरक में हम लोग क्या लिख रहे हैं कि उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। उर्वरक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है। कोई दिक्कत है? बोल भी नहीं करता है जी। रासायनिक पदार्थ है। पहला अंतर हो गया। पहला चीज इसमें लिख दिए, जिनका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। इसका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में। जिनका निर्माण कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। निर्माण फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री में होता है। अच्छा, अब यहां से आपसे कोई पूछ देगा कि भैया आप हमको खाद के बारे में बताइए, खाद का क्या होता है? तो उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा कि खाद एक कार्बनिक पदार्थ है। खाद क्या है? एक कार्बनिक पदार्थ है। कौन सा पदार्थ है मेरे भाई? कार्बनिक पदार्थ है। अंतर आप लोग लिख लीजिएगा कि नहीं लिख सकते हैं इसे? अगर क्वेश्चन हम दे तो आप लिख सकते हैं कि नहीं? क्या इसका निर्माण प्रकृति में होता है? इसका निर्माण फैक्ट्री में होता है? नहीं, इसका निर्माण जहां मन तहां कर सकते हैं, प्रकृति में कर सकते हैं। तो इसको लिखेंगे कि इनका निर्माण प्रकृति में है ना। कहां पे? प्रकृति में। प्रकृति को हम अभी तो बताए कि भैया गड्ढा खोदिए, पादप का एवं जंतुओं का, है ना, प्रकृति में पादप एवं जंतु के अपशिष्ट पदार्थों के अपघटन से होता है। अपशिष्ट पदार्थ के अपघटन से होता है। आगे समझ में? अपघटन से होता है। पहला अंतर मेरा हो गया, देख लीजिए, पहला अंतर मेरा ही हो गया। अब जरा सा दूसरा अंतर पढ़ लीजिए। अब क्या पढ़ लीजिएगा? दूसरा अंतर इसका क्या हो सकता है? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि उर्वरक का प्रयोग, है ना, उर्वरक का प्रयोग खेतों में प्रायः फसल के लगाने के बाद, बुआई के बाद करेंगे, है ना। इसका प्रयोग कब करेंगे? उर्वरक का जो प्रयोग है, देखिए ध्यान से, उर्वरक का प्रयोग कब करते हैं? तो उर्वरक का प्रयोग प्रायः माने अक्सर, हाँ, पहले नहीं होगा, फसल की बुआई के बाद होगा। फसल की, है ना, क्या लिखेंगे? उर्वरक का प्रयोग प्रायः फसल की बुआई के बाद किया जाता है। बुआई के बाद किया जाता है। लेकिन अभी आपको पढ़ाए हैं कि अभी का फसल लगल है, नहीं लगल है। अप्रैल का महीना चल रहा, फसल तो नहीं लगा हुआ है, लेकिन जितना देखिएगा, जितना गोबर गोईठा है सब अभी डाला जाएगा खेत में। तो अब बताइए, बुआई से पहले हुआ कि बुआई के बाद हुआ? तो बुआई से पहले। तो खाद का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं? तो फसल की बुआई से पहले, है कि नहीं? तो इसमें लिखेंगे कि दूसरा नंबर पर कि खाद का जो प्रयोग होता है ना, खाद का प्रयोग फसल की, काहे से हो रहा है? खाद का प्रयोग फसल की बुआई के पूर्व ही हो जाता है। पूर्व ही
हो जाता है, समझे कि नहीं? बोलबे नहीं करता है ऐसा, बुआई के पूर्व ही हो जाता है। भगा देंगे तो हम समझा रहे, पहले से समझ नहीं रहा, तो मुंह में से आया है, नया नया बच्चा है, बुझा रहा है ये नहीं। हाँ बोलिए। तीसरा नंबर देखिए, उर्वरक में आप देखिएगा खास करके आपको क्या मिलेगा, देखिए ध्यान से, और छोटा इसको करते हैं ताकि काफी बातें आतानी है इसमें, ठीक है? दिखाई दे रहा है? चलिए तीसरा देखिए, उर्वरक में पादप पोषक तत्व, उर्वरक में पादप पोषक तत्व, पादप पोषक तत्व क्या पाया जाता है? पादप पोषक तत्व जैसे आप देखिएगा क्या पाया जा रहा है, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, है कि नहीं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, समझे कि नहीं? पोटेशियम प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। क्लियर हो गया? प्रचुर मात्रा में क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। लेकिन खाद में देखिए तो, तीसरे नहीं जी अभी है, तीसरा में देख लीजिए अंतर इसमें। खाद में क्या होता है? खाद में पादप पोषक तत्व, खाद में पादप पोषक तत्व उर्वरक से है ना, उर्वरक से तुलना करने पर कम होता है, उर्वरक से है ना, तुलनात्मक रूप में कम होता है, तुलनात्मक रूप में क्या होता है? कम होता है, उतना नहीं रहता जितना उर्वरक में रहता है। तो ये हो गया आपका तीसरा बना दिया। अब चौथा अंतर देख लीजिए, चौथा अंतर समझिए, चौथा अंतर समझिए। चौथा अंतर क्या है? उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, उर्वरक से मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, मिट्टी में ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, यानी कि इससे ह्यूमस नहीं बनता है। लेकिन यह क्या बनाता है? ह्यूमस प्रदान करता है। खाद क्या करता है? ह्यूमस प्रदान करता है, क्योंकि खाद में छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ह्यूमस प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? ह्यूमस प्रदान करते हैं। आगे देख लीजिए, जरा सा एक और अंतर बता देते हैं, एक और अंतर बता देते हैं आप लोगों को, बस 5 अंतर याद रखिएगा, ज्यादा नहीं। 5वां अंतर देख लीजिए, 5वां अंतर, 5वां अंतर क्या है? उर्वरक का जो भंडारण माने रख रखाव, जो उर्वरक है आप देखते हैं ना, बोरा में खरीद के ले आते हैं, उर्वरक का जो भंडारण है या परिवहन है, माने ले आने और ले जाने के लिए क्या है, इसका उपयोग आसान है। लेकिन आप जो खाद है, खाद का आसान नहीं। अब उसको ट्रैक्टर लाइए, ट्रैक्टर पर ला दिएगा या ठेला पर ला दिएगा तब न पहुंचाइएगा खेत में, लेकिन उसको क्या है, उसका इस्तेमाल कम है, तो बोरा बोरी में भी करके ले आ सकते हैं उर्वरक को। तो लिखेंगे कि उर्वरक का भंडारण, उर्वरक का भंडारण, परिवहन, है कि नहीं? उर्वरक का भंडारण, परिवहन और इसका उपयोग, और इसका उपयोग आसान होता है। कैसा होता है? आसान होता है। लेकिन खाद का देखिए ध्यान से, अगर खाद की हम लोग चर्चा करेंगे तो खाद का भंडारण, परिवहन, इसका उपयोग उर्वरक की तुलना में, यानी कि तुलनात्मक रूप से कठिन होता है। क्या होता है?
कठिन होता है। तो लगभग 5 अंतर हम आपको बताए हैं, देखिए ध्यान से। ये 5 अंतर आप लोगों को ध्यान में रखेगा कि जब खाद और उर्वरक में अंतर लिखने के लिए आएगा तो आप ऐसे ही लिख देंगे। क्लियर हो गया? उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह भी है, याद रखिएगा। उर्वरक का ज्यादा इस्तेमाल क्या है? नुकसानदेह है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो अब आप लोग खाद भी छीट लिए, उर्वरक भी छीट लिए। अब हम लोग क्या करें? तो भैया अब हम लोग सिंचाई करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? सिंचाई। अब हम लोग फसलों की क्या करेंगे? सिंचाई। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अगला आइटम जिसका नाम क्या है? सिंचाई और इसके क्या क्या स्रोत हैं ये पढ़ेंगे। सिंचाई तथा इसके स्रोत। ये क्या हो जाएगा? चौथा ना? हाँ, तीसरा उधर होगा, चौथा इधर। चौथा पढ़ेंगे सिंचाई और सिंचाई करने का कौन कौन सा साधन है उसके बारे में, तथा इसके स्रोत, तथा इसके स्रोत। इससे भी क्वेश्चन आता है आपको परीक्षा में, सिंचाई तथा इसके स्रोत। चलिए ध्यान से इसको समझा जाए, है ना। इसको क्या किया जाए? समझा जाए। कैसे समझिएगा? आपसे पूछा जाएगा कि सिंचाई कहते किसको है। क्या क्वेश्चन रहेगा? सिंचाई कहते किसको है, तो कैसे जवाब दीजिएगा? तो देखिए ध्यान से, हम दे रहे हैं जवाब। सिंचाई करना किसको कहते हैं या सिंचाई किसे कहते हैं, अगर आ जाएगा तो कैसे लिखिएगा? तो कैसे लिखेंगे ध्यान समझिएगा। फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को, फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। लिखेंगे कि फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को, कराने की पद्धति को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। ध्यान में रहेगा। फसलों को पानी उपलब्ध कराने की पद्धति को क्या कहते हैं? सिंचाई कहते हैं। हवा कहाँ बह रहा है जी? सिंचाई कहते हैं। दूसरा आइटम देख लीजिए। अब फसलों को ये करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? उसको सिंचाई बोलते हैं। समझ में आ गया सबको? अच्छा, सिंचाई हम लोग क्यों करते हैं? आखिर ये सिंचाई क्यों जरूरत है? पानी क्यों जरूरत है खेतों को, ये जानना जरूरी है कि नहीं? तो सिंचाई से मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है। सिंचाई से क्या होता है? सिंचाई से मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है कि नहीं? पर्याप्त नमी बनी रहती है, समझे कि नहीं? पर्याप्त नमी बनी रहती है। इससे फसल को क्या फायदा होता है? तो फसल की वृद्धि के लिए नमी आवश्यक है। फसल की वृद्धि के लिए नमी क्या है? आवश्यक है। तो सिंचाई से मिट्टी में पर्याप्त नमी बनी रहती है, जिससे फसलों की, है ना, वृद्धि में आवश्यकता होती है, जिससे फसलों की वृद्धि बहुत अधिक होती है। ऐसे लिखिए, बहुत अधिक होती है, बहुत अधिक होती है। इसीलिए पानी चाहिए। इसीलिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। समझ में आ रहा है? तभी बोलिएगा यस सर। हाँ, समझ में आ रहा है ना? हाँ, बहुत हार्ड तो चीज नहीं पढ़ा रहे हैं, किसानी पढ़ा रहे हैं, तो ये है। अच्छा, कम सिंचाई होगा तो क्या होगा? तो देखिए, कम सिंचाई से अगर आप जितना पानी चाहिए, जैसे आप ही को पानी जितना चाहिए उतना पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप मरने की स्थिति में आ जाइएगा। तो प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कम सिंचाई से फसलों पर क्या हो जाता है? प्रतिकूल ये हो जाता है। लेकिन अत्यधिक सिंचाई भी ज्यादा नुकसानदेह है। अत्यधिक सिंचाई भी नुकसानदेह है। अगर पानी हमको जितना चाहिए और ज्यादा पानी दे दीजिएगा, पूरा पानी से उस फसल को डुबा दीजिएगा, तो फसल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो अत्यधिक पानी से, अत्यधिक सिंचाई से, है ना, जलाक्रांत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जलाक्रांत माने जल की अधिकता हो जाती है ना, स्थिति उत्पन्न हो जाती है और फसलें नष्ट हो जाती हैं। फसलें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। तो इसलिए कम सिंचाई से भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और ज्यादा सिंचाई से भी फसलें क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। समझ में आई बात? तो इस बात को लिखेंगे कि कम सिंचाई से
कम सिंचाई से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसलों पर कैसा प्रभाव पड़ता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। और ज्यादा सिंचाई से जलाक्रांत का, है ना, ज्यादा अगर सिंचाई कीजिएगा तो जलाक्रांत की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इसीलिए न ज्यादा करना है सिंचाई और न कम करना है, आवश्यकता अनुसार करना है। कैसे करना है? आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। समझ में आ रही है बात? आवश्यकता अनुसार सिंचाई करना है। तो अगला स्थिति समझिए। जैसे देखिए, अगर फसलों का भिन्न भिन्न मौसम में, जैसे देखिए अगर बरसात के मौसम में जो फसल लगाइएगा तो आपको पानी ज्यादा पटाने की जरूरत नहीं है, बारिश से ही पट जाएगा। समझे कि नहीं? लेकिन गर्मी में अगर आप पौधे को लगा रहे हैं तो गर्मी के दिन में आपको पटवन ज्यादा करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि भिन्न भिन्न मौसम में भी सिंचाई की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। समझे कि नहीं? तो इसको लिखेंगे कि भिन्न भिन्न मौसम में भी सिंचाई की आवश्यकता कैसा होता है? भिन्न भिन्न होती है। अब जैसे देख लीजिए क्या है इसका कहने का मतलब। तो यहां से देखिए, हम कहने का मतलब समझा रहे हैं। जैसे धान के लिए नियमित और काफी जल की आवश्यकता होती है। समझ में आ रही है बात? जैसे आप धान का पौधा लगाए हैं, किसका पौधा लगाए हैं? धान का। तो धान के लिए पानी कैसा चाहिए? धान के लिए नियमित माने रोज। धान के लिए नियमित और काफी जल की आवश्यकता होती है। काफी जल की आवश्यकता होती है। कोई डाउट है? वहीं अगर आप गेहूं लगाते हैं, क्या लगाते हैं? गेहूं। तो गेहूं के लिए नियमित नहीं चाहिए। गेहूं के लिए है ना, कब सिंचाई चाहिए बताइए? तो कब सिंचाई चाहिए? तो गेहूं के लिए जुताई से पहले, सिंचाई जब खेत जोत रहे हैं उससे पहले सिंचाई करवा दीजिए। और कब करवाइएगा? तो और आपको समझिए कि जब फूल लगता है उससे पहले, फूल लगने से पहले। और कब सिंचाई चाहिए? 3 बार सिंचाई चाहिए उसको। एगो जुताई से पहले, एगो फूल लगने से पहले, एगो अनाज का दाना निकलने से पहले, अनाज के दाने बनने से पहले। अनाज के दाने बनने से पहले, यानी कि गेहूं में सिंचाई की आवश्यकता बहुत ज्यादा नहीं है। 3 बार इसको सिंचाई की आवश्यकता है। कब आवश्यकता है ये हम आपको बता दिए। कब आवश्यकता है इसको बता दीजिए। अब देख लीजिए, मिट्टी पर भी निर्भर करता है पानी। अब जैसे कैसे मिट्टी पर निर्भर करता है पानी, ध्यान से समझिए। देखिए ध्यान से, मिट्टी पर कैसे निर्भर करता है? जैसे रेतीली मिट्टी होगी, वैसा मिट्टी जिसमें रेत वगैरह हो, तो रेतीली जो मिट्टी होगी उसमें जल धारण करने की क्षमता कम होती है। जल धारण करने की क्षमता क्या होती है? कम। लेकिन चिकनी मिट्टी जो होती है उसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। समझे कि नहीं? तो लिखेंगे
रेतीली मिट्टी में जल धारण क्षमता कम और चिकनी मिट्टी में क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। क्या हो जाती है, ज्यादा होती है। अब जैसे देख, गर्मी में जो फसल लगेगा मेरे भाई, तो गर्मी में जो फसल लगेगा तो गर्मी में पानी ज्यादा, गर्मी में पानी, तो गर्मी में सिंचाई, सिंचाई क्या हो जाएगा, ज्यादा। वर्षा में, वर्षा या ठंडा में सिंचाई क्या होना चाहिए, कम। सिंचाई कैसा, कम, है ना। वर्षा या ठंडा के मौसम में सिंचाई कैसा होना चाहिए, कम। गर्मी में सिंचाई क्या होना चाहिए, ज्यादा। क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो ये तो सिंचाई के बारे में पढ़े, लेकिन सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं, कैसे कैसे पानी आ सकता है, खेतों में पानी कैसे कैसे जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, समझे कि नहीं। तो सिंचाई के स्रोत अब पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे, सिंचाई के स्रोत। अब अगला टॉपिक होगा जिसका नाम है सिंचाई के स्रोत। सिंचाई के स्रोत, सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो देखिए ऐसे इसका मुख्य स्रोत है वर्षा जल, है ना। आप लोग भले अहरा से, नाहर से, पोखर से, है ना, या पंप गड़वा करके बिजली वाला जो है समरसेबल गड़वा देते हैं, वो सिंचाई का मुख्य साधन नहीं है। आज भी 60% लोग, है ना, किस जल पर, है ना, निर्भर रहते हैं, वर्षा जल पर, है ना। फसलों के सिंचाई के लिए किस जल पर निर्भर है, वर्षा जल पर। तो याद रखिएगा सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है, तो यह मुख्य जो स्रोत है ना, वो है आपका वर्षा जल। कौन सा जल, वर्षा जल। आज भी हम लोग किस जल पर निर्भर हैं, वर्षा जल पर निर्भर हैं, समझे कि नहीं। इसके अलावे बताइए, वर्षा अगर कम हुआ या न के बराबर वर्षा हुआ तब हम लोग क्या जुगाड़ करते हैं, तो आप नदी से, तालाब का पानी लेते हैं, आहर का पानी लेते हैं, नाहर का पानी लेते हैं, कुआं का पानी से भी सिंचाई करते हैं। किसे करते हैं, कुआं के भी पानी से और नलकूप से भी। कैसे, नलकूप से भी, है कि नहीं। इसके अलावे अगर वर्षा जल नहीं हुआ तो परंपरागत तरीका क्या है ना, परंपरागत सिंचाई का तरीका क्या है, परंपरागत तरीका। ये सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ध्यान में रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा कि मुख्य स्रोत बताइए, इसके अलावा स्रोत बताइए, परंपरागत तरीका बताइए। तो परंपरागत तरीका क्या है, तो हम लोगों के यहाँ घिरनी वाला रहता है, घिरनी, पानी निकलते जाता है, हम लोग बिकते जाते हैं, खेत में पटाते जाते हैं, तो हो गया घिरनी। क्या हो गया, घिरनी के माध्यम से। कैसे, घिरनी के माध्यम से। और कैसे है, ढेकली के माध्यम से, है कि नहीं। कैसे, ढेकली के माध्यम से। कैसे, ढेकली के माध्यम से। और कैसे, रहट द्वारा। कैसे, रहट द्वारा। रहट द्वारा हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से बताइए। रहट द्वारा, है ना, जानवर उनवर का प्रयोग करके हम लोग पानी को निकालते हैं, और वही पानी फिर जाकर के गिरता है, एक नली बनाया हुआ था, पूरे खेत में पहुंचता है पानी उसका, ठीक है ना। तो ये हो गया आधुनिक विधि। क्या है सिंचाई का, आधुनिक। अब आधुनिक विधि, सिंचाई करने का आधुनिक विधि बताइए। आधुनिक विधि, आधुनिक विधि, आधुनिक विधि। तो आधुनिक विधि में क्या है, तो आधुनिक विधि में है छिड़काव तंत्र। कौन सा तंत्र है, छिड़काव तंत्र। हम सब बता रहे हैं, बढ़िया से समझिए। छिड़काव तंत्र। और एक और विधि है, एक हो गया पहला छिड़काव तंत्र, और जो दूसरी विधि है उसका नाम है ड्रिप तंत्र। क्या नाम है, ड्रिप तंत्र। अब दोनों को हम बता देते हैं कि क्या है इसे। ड्रिप तंत्र, तो पहला है आपका छिड़काव तंत्र। पहला है छिड़काव तंत्र। पहला आपका क्या है, छिड़काव तंत्र। तो छिड़काव तंत्र हम लोग कैसे करते हैं, छिड़काव तंत्र में होता क्या है से बताइए। देखिए, ये ज्यादातर जो छिड़काव तंत्र होता है असमतल भूमि पर होता है।
जो भूमि समतल ना हो, असमतल भूमि के लिए है, भूमि के लिए है, असमतल भूमि के लिए है। ये तरह से कृत्रिम वर्षा होती है। इसमें क्या होती है? कृत्रिम वर्षा। कैसे होती है? तो इसके पाइप को, है ना, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो इसमें पाइपों को, है ना, इसमें पाइपों के ऊपरी सिरे पर, कहां पे? ऊपरी सिरे पर हम लोग क्या करते हैं बताइए? तो हम लोग पाइपों के ऊपरी सिरों पर घूमने वाली, कैसे करने वाली? घूमने वाली नोजल लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? नोजल, है ना। क्या लगाते हैं? घूमने वाली नोजल का प्रयोग करते हैं। नोजल लगे रहते हैं, नोजल लगे रहते हैं। घूमने वाली क्या लगे रहते हैं? नोजल लगे रहते हैं। और नोजल से जल का छिड़काव होता है ना। नोजल से जल का क्या होता है? छिड़काव। नोजल से क्या होता है? जल का छिड़काव। और फसलों पर वर्षा के समान, फसलों पर वर्षा के समान जल पहुंचते हैं, जल पहुंचते हैं। आगे समझ में ना? जैसे ऊपरी सिरा से मैंने है, यहां से पानी गया तो पानी का तो फुहेरा नियत निकल रहा है, तो फुहेरा नियत निकल रहा है, तो फसलों पर कैसे गिर रहा है? जैसे लग रहा है कि बरसात हो रहा है, उस ढंग से गिर रहा है। समझ में आई बात? तो ये हो गया आपका छिड़काव, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? छिड़काव तंत्र। अब हम लोग देख लेंगे क्या चीज? तो अब हम लोग देख लेंगे, है ना, ड्रिप तंत्र। दूसरा क्या देख लेंगे? ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है वो समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। ड्रिप तंत्र में क्या होता है? पाइप, बहुत सारा पाइप को हम लोग मिट्टी में गाड़ करके, है ना, और किनारे किनारे फसलों तक पहुंचाते हैं, कियारी बना करके। कैसे? पाइप को कियारी बना करके फसलों तक पहुंचाते हैं। और जब पानी जाता है ना, तो सब जगह जो उसका जहां जहां फसल है वहां पे छेद रहता है। क्या चीज का छेद रहता है? पाइपवा में। और जितना पानी यहां से फेंकिएगा उस सब जड़वे तर जाएगा। कहां जाएगा? जड़ तर जाएगा। तो ये बहुत सारे फसलों के बीच में नहीं लगाया जाता है, ये बगान व छोटे जगहों के लिए ये है कि पानी उसको कहां जाएगा? जड़वे में जाएगा, वह इधर उधर फालतू जगह नहीं जाएगा। तो वो हो गया ड्रिप तंत्र। वो क्या हो गया? ड्रिप तंत्र। यानी कि ड्रिप तंत्र क्या हो गया? पौधों की जड़ के पास, पौधों की जड़ के पास, पौधों की जड़ के पास पाइपों द्वारा, पाइपों द्वारा बूंद बूंद करके, कैसे? बूंद बूंद पानी दिया जाता है, बूंद बूंद पानी दिया जाता है। कैसे पानी दिया जाता है? बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। और ये खास करके कहां लगाए जाते हैं? वैसे जगहों पर जहां जल की कमी होती है ना। जल की जहां कमी है, जल की कमी वाले जगहों पर, कहां पे? जल की कमी वाले क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। जल की कमी वाले क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? ड्रिप तंत्र का। किसका प्रयोग होता है? ड्रिप तंत्र का। और क्या इसमें एक लाइन और लिख देते हैं कि आपको और बढ़िया से क्लियर हो जाए, तो देख लीजिए ध्यान से, और ध्यान से समझिएगा क्या है। ये ज्यादातर फलीदार पौधे, फलदार वाले पौधे, यानी कि फलदार पौधे, है ना। कहां पे? फलदार पौधे बगीचों में। कहां पे? बगीचों में।
तथा वृक्षों की सिंचाई के लिए किया जाता है। वृक्षों की सिंचाई करने के लिए होता है, सिंचाई करने के लिए होता है। क्लियर हो गया जी? सिंचाई करने के लिए होता है। समझ में आ गया बात? तो आप सिंचाई के बारे में पढ़े और सिंचाई के स्रोत के बारे में पढ़े। किसके किसके बारे में पढ़े? सिंचाई के बारे में पढ़े और सिंचाई के स्रोत के बारे में पढ़े। यानी कि आप लोग खेतों में सिंचाई भी कर लिए हैं। अब हम लोग पढ़ लेते हैं खरपतवार। अब जैसे पौधा जब जमता है तो उसके साथ साथ खरपतवार भी जम जाता है। तो खरपतवार को हटाना हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं सोहनी हो रहा है। क्या हो रहा है? सोहनी। तो अब हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। उसी को हम लोग बोलते हैं निराई करना। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? निराई करना। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं खरपतवार, यानी कि जो अवांछनीय पौधे हैं। जैसे देखिए, अब धान का पौधा लगाए हुए हैं, उसके साथ साथ घास उग जाता है। क्या हो जाता है? घास। तो घास को हटाना पड़ेगा। क्यों हटाएंगे? अगर उसको नहीं हटाएंगे तो सूरज का प्रकाश पौधा को भी मिल रहा है, घासियों को मिल रहा है। और जो खदिया छींटते हैं, उर्वरक जिसको छींटते हैं, तो उर्वरक अगर नहीं हटाइएगा तो उसका इस्तेमाल घासियों करेगा कि नहीं करेगा? पानी जो आप सिंचाई कर रहे हैं, तो हम पौधा के लिए ना पानी दे रहे हैं कि घासिया को पानी दे रहे हैं? तो अगर नहीं घास हटाइएगा तो पनिया कौन ले लेगा? घसिया ले लेगा कि नहीं ले लेगा? पनिया घसिया ले लेगा कि नहीं ले लेगा? उर्वरक भी ले लेगा। तो इसलिए उसको हटाना बहुत जरूरी है। वो हमारे लिए लाभदायक, घास हमारे लिए लाभदायक नहीं है। हमको फसल न लाभदायक है, तो उसको करने के लिए हटाना होगा। तो उसी को कहते हैं खरपतवार को हटाना, निराई कहलाता है। और अगर नहीं हटाए तो कीड़ा मकोड़ा, कीड़े लग जाएंगे उसमें, है कि नहीं? कीड़े लग जाएंगे तो पेड़ पौधे को क्या कर देंगे? फसलों को बर्बाद कर देंगे। क्या कर देंगे? फसलों को बर्बाद। कीट, उसी को बोलते हैं कीट पीड़क नियंत्रण। क्या बोलते हैं उसको? कीट पीड़क नियंत्रण। तो दोनों हम लोग पढ़ लेते हैं, खरपतवार तथा कीट पीड़क नियंत्रण। अगला टॉपिक यही रहेगा। अगला टॉपिक रहेगा 5वां में आ गए ना हम लोग? हाँ, खरपतवार एवं कीट पीड़क नियंत्रण। समझे कि नहीं? तब चलिए हम लोग सोहनी करते हैं। क्या करते हैं? सोहनी, यानी कि निराई करते हैं। अब हम लोगों के खेत में जो अवांछनीय पौधे उग गए हैं, अब उनको हटाने की बारी है। अब उनको क्या करने की बारी है? हटाने की बारी है। तो चलिए हटाते हैं। क्या हटाते हैं? खरपतवार, है कि नहीं? तो लिखेंगे क्या चीज? कि खरपतवार को किसको? खरपतवार को खेतों से हटाने की प्रक्रिया। खेतों से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो खेतों से हटाने की प्रक्रिया को निराई कहते हैं। को क्या कहते हैं? निराई। इसी को देहाती भाषा में क्या कहते हैं? सोहनी। निराई कहते हैं। हम लोग अपनी भाषा में क्या कहते हैं? सोहनी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसको हटाया कैसे जाता है? तो इसको हटाइए। एक को हम लोग हाथ से भी इसको हटा सकते हैं। हाथ से भी इसको क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। हाथ में खुरपी ले लें तो खुरपी से खुरपवास देंगे, है ना? जैसे यहाँ पे पौधा जम गया तो इसके नीचे बगल में लगाएंगे, इसको उखाड़ देंगे, है कि नहीं? तो इसको कैसे कर सकते हैं? नियंत्रण कैसे कर सकते हैं? तो नियंत्रण हम लोग हाथ से भी कर सकते हैं, दवाई से भी कर सकते हैं। तो नियंत्रण हम लोग कैसे करेंगे? पहला हाथ से। कैसे करेंगे? हाथ से। तो हाथ से कैसे कर लेंगे? तो खुरपी लेकर के। कैसे लेकर के? खुरपी से। खुरपी ले लीजिए, उसी से खुरपवास दीजिए। क्या कर दीजिए? खुरपवास दीजिए। या क्या और औजार का नाम बताइए? फावड़ा। कुदारी जिसको कहते हैं, खंती जिसको कहते हैं, फावड़ा ले लीजिए। तो फावड़ा, या उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? क्या बोलते हैं? पाचा। क्या बोलते हैं? पाचा इत्यादि से हम लोग इसको उखाड़ के फेंक सकते हैं। पहला हो गया। दूसरा चीज देख लीजिए, इसको हम लोग और कैसे नियंत्रित कर सकते हैं?
तो देखिए, खरपतवारों को नाश करने के लिए, खरपतवारों को जड़ से हटाने के लिए, उसको खराब करने के लिए रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? रसायन का। उसको हम लोग बोलते हैं दवाई। क्या बोलते हैं? दवाई। उसी को बोलते हैं खरपतवार नाशी। क्या बोलते हैं उसको? खरपतवार नाशी। तो लिखते हैं कि खरपतवार को नाश करने के लिए, है ना, क्या लिखेंगे कि खरपतवार को नष्ट करने, खरपतवार को, है ना, नष्ट माने समाप्त, नष्ट माने क्या चीज? समाप्त करने वाले रसायनों, करने वाले रसायनों को क्या कहेंगे? खरपतवार नाशी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? खरपतवार नाशी कहते हैं। खरपतवार नाशी कहते हैं। अब बताइए कौन कौन सा दवाई या रसायन का इस्तेमाल करेंगे? तो एग्जाम्पल में आप बाजार में जाइएगा तो मांगिएगा कि 2,4-D दीजिए। क्या दीजिए? 2,4-D। यह एक रसायन है जिससे घास पात जल जाता है, खत्म हो जाता है। फसल बर्बाद नहीं होगा, छिटिएगा ना अगर तो फसल बर्बाद नहीं होगा। खाली कौन बर्बाद होगा? घास। खाली कौन बर्बाद हो जाएगा? घास। या एक आता है ब्यूटाक्लोर, एक दवा का नाम है, क्या चीज? ब्यूटाक्लोर। इसको भी आप मांगिएगा तो मिल जाएगा, जिससे आपका सब नाश हो जाता है। क्या चीज है ना? सब घसिया जर जाएगा, है ना, घसिया क्या हो जाएगा? जर जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्यूटाक्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? ब्यूटाक्लोर। एक आता है MCPA, इसके भी नाम से मांगिएगा तो ये भी आपको घास को जला देगा। घास को क्या कर देगा? जला देगा। समझ में आ रही है बात ना? तो इसका इस्तेमाल करना है और इससे क्या हो जाएगा? घास आपका जल जाएगा। अब जरा सा पढ़ लेते हैं कीट पीड़क। क्या पढ़ लेते हैं? कीट पीड़क। अब कीट पीड़क को समझ लीजिए। कीट पीड़क को, कीट पीड़क को समझिए। कैसे समझेंगे कीट पीड़क को? तो फसलों में कीट लग जाते हैं, फतिंगा लग जाता है कि नहीं, जिससे वह फसल के अनाजों को चूस जाता है। फसल के अनाजों को क्या कर जाता है? चूस जाता है। उसके चूसने से क्या हो जाएगा? आपकी फसलें बर्बाद हो जाएगी, इतना मेहनत आपका बर्बाद हो जाएगा। तो उसको बचाना होगा ना। तो उन कीड़कों को या पीड़कों को मारने के लिए, है ना, जिस रसायन का प्रयोग करते हैं, जिस रसायन का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं कीट पीड़क नाशी रसायन। उसको क्या बोलते हैं? कीट पीड़क नाशी रसायन। समझ में आ गई बात है? तो इस बात को भी लिखते थे कि फसलों में क्या लग जाते हैं? कीट। फसलों में क्या लग जाते हैं? कीट। पीड़क से होने वाले, फसलों में कीट पीड़क से होने वाले रोगों से बचाव करने के लिए, रोगों से बचाव करने के लिए, है ना, बचाव करने के लिए क्या करते हैं? जिन रसायनों का इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिन रसायनों का क्या करते हैं? प्रयोग किया जाता है या इस्तेमाल किया जाता है, जिन रसायनों का प्रयोग किया जाता है, जिन रसायनों का क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है, उन्हें पीड़कनाशी कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? पीड़कनाशी कहा जाता है। क्लियर हो गए? उन्हें क्या कहा जाता है? पीड़कनाशी कहा जाता है। और ये बाजार में इस रूप में मिलेंगे, जैसे DDT का छिड़काव। क्या नाम है? DDT, डाईइथाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका नाम क्या है? डाईमेथाइल डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। समझे कि नहीं? तो DDT आप छिड़काव कर सकते हैं, या मिथाइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं? मिथाइल ब्रोमाइड का
इससे क्या होता है, जो पीड़क लगा हुआ है, कीट पीड़क लगा हुआ है, वो मर जाता है और आपके फसलों की बचाव हो जाती है, कि आपकी फसलों को क्या हो जाती है, बचाव हो जाती है। अब इसका इस्तेमाल जो है किसान लोग अपने मुंह को बांध करके करते हैं, है ना, पीछे टांग लेते हैं पीड़कनाशी रसायन और नाक पर बांध लेते हैं, नाक मुंह में बांध लेते हैं और छींटते चलते हैं। क्यों नाक मुंह बांध करके छींटते हैं? ताकि वह रसायन अगर आपके शरीर के अंदर में चला जाएगा तो जब वो कीड़ा को मार देगा तो आपके शरीर के अंदर में भी नुकसान करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो आपको बहुत सारे रोग उत्पन्न हो सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उसकी मात्रा अगर ज्यादा पहुंच जाएगी आपके शरीर में तो शरीर में आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए उसके बचाव के लिए किसान लोग क्या करते हैं, तो मुंह और नाक में कपड़ा बांध करके उस पीड़कनाशी रसायन का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। समझ में आ रही है बात? और बड़े बड़े जहां पे फार्म होते हैं, जहां काफी है ना, जिसका 50 बीघा का खेती हो, 100 बीघा का खेती हो, है कि नहीं, एकड़ में जिसका जमीन हो, है ना, 10 एकड़ 20 एकड़, तो उन लोग क्या करता है ना कि पीड़कनाशी रसायन का छिड़काव कैसे करता है उन लोग, तो उन लोग पीड़कनाशी रसायन का छिड़काव छोटा छोटा वायुयान होता है ना, हेलीकॉप्टर होता है, उसी से कर देता है। एक के तुरी ऊपर से गिराता है, तो ऊपर से जब गिराएगा नीचे की ओर गिराएगा तो खेतवे में न जाएगा, वो कहाँ जाएगा, वो रसनवा खेतवे में जाएगा, तो उसके माध्यम से करता है। लेकिन अगर हम लोग के यहाँ 1-2 बीघा खेतवे रहेगा, 5 बीघा खेतवे रहेगा, हेलीकॉप्टर से छिटिएगा तो छिटिएगा आपन में, गिरेगा दूसर में, है कि नहीं, छिटिएगा आपन में, गिर जाएगा किस में, दूसर में। लेकिन सब के सब खेत आप ही का रहे बहुत बड़े पैमाने पर, तो उसमें हम लोग वायुयान या हेलीकॉप्टर के द्वारा भी छिड़काव करते हैं। समझे कि नहीं? तो छिड़काव में यह भी सावधानी रखना है कि आपको जो है नाक मुंह बांध करके छिड़काव करना है, ताकि आपको श्वसन रोग नहीं हो। ज्यादा छिड़काव से क्या हो जाता है कि ज्यादा छिड़काव हुआ और पानी वगैरह पड़ गया तो वो जो कीटनाशी या पीड़कनाशी जो दवाई है वह जलाशय में चला जाता है, और जलाशय में जाएगा तो जल में रहने वाले जीव जंतु को भी नुकसान होगा, या उसको पानी पीने वाले जो गाय है, भैंस है, अन्य जानवर हैं, उसको भी नुकसान होगा। मछली वगैरह जो जलाशय में पल रही है उसको नुकसान हो जाता है। तो इसको ध्यान से करना है ना, पीड़कनाशी का इस्तेमाल। तो बड़े बड़े फार्मों में कैसे हो जाता है, बड़े बड़े फार्मों में पीड़कनाशी छिटने, पीड़कनाशी का इस्तेमाल करने के लिए, पीड़कनाशी का इस्तेमाल करने के लिए, है ना, इस्तेमाल करने के लिए क्या होता है, वायुयान, है ना, या हेलीकॉप्टर होते हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं। आ गया समझ में? किसानों को है ना मुंह और नाक ढक कर छिड़काव करना चाहिए, ताकि किसी भी प्रकार का कोई रोग ना हो सके, किसी भी प्रकार से हानि ना हो, किसी भी प्रकार से स्वास्थ्य की हानि ना हो, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। आ गया समझ में? प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, है कि नहीं? तो याद रखिएगा, है ना, मिट्टी वगैरह जो है ज्यादा इसका इस्तेमाल कर दिएगा तो मिट्टी में भी बहुत सारे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, वो भी मर सकते हैं, है कि नहीं? तो इसका इस्तेमाल जितना भर जरूरी है उतना ही भर करना है, बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये सब सारा चीज कर लिए कि नहीं कर लिए हम लोग? तो हम लोग खरपतवार तथा पीड़कनाशी भी छींट लिए। अब भैया कुछ दिन के बाद फसल बढ़ गया और फसल पक गया, फसल बढ़ गया, इतना सारा मेहनत किए ना हम, आप लोग दे रहे ना, कितना दिन से हम लोग मैंने मेहनत कर रहे हैं से, तो मेहनत जब कर रहे हैं तो अब फसल बड़ा हुआ है और फसल हमारा पक गया है। तो फसल जब पक जाएगा तो क्या कटाई नहीं कीजिएगा? तो अगला आइटम है छठा, फसल की कटाई। अगला क्या पढ़ लेंगे हम लोग? फसल की कटाई। चलिए अब हम लोग फसल की कटाई करते हैं, है ना, फसल की कटाई कर रहे हैं। अब लग जाएगा हम लोगों के खेत में क्या चीज? कटनी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कटनी लगल है, कटनी, यानी कि फसलों के कटाव को ही क्या कहते हैं? कटनी कहते हैं, है कि नहीं? तो देखिए
फसल के तैयार हो जाने के बाद, फसल के तैयार हो जाने पर उसके काटने की प्रक्रिया को कटाई कहते हैं। उसे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई। तो फसल की कटाई से क्या समझते हैं? अगर कोई क्वेश्चन दे दिया तो क्या लिखिएगा? तो लिखेंगे कि फसल को, है ना, तैयार हो जाने पर, फसल को तैयार हो जाने पर, फसल को तैयार हो जाने पर उसे काटने की प्रक्रिया को, उसे काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। उसके काटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। तो आपको अब कटाई में चलना है। तो फसल को तैयार होने में कितना समय लग जाता है? तो आप देखिएगा, चाहे चावल हो, धान की खेती कर रहे हो, या गेहूं की खेती कर रहे हो, या चना की खेती कर रहे हो, या किसी भी सरसों, राहर, मूंग, अरहर इस सब की खेती कर रहे हो, तो आप देखिएगा कि फसलों को तैयार होने में, शुरू से अंतिम तक होने में 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। कितना समय लग जाता है? 3 से 4 महीने लग जाते हैं। तो यहां लिख देते हैं इस बात को कि फसल को तैयार होने में 3 से 4 महीने का समय लगता है। 3 से 4 महीने का समय लगता है। कितना समय लगता है? 3 से 4 महीने का समय लगता है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, है ना, बहुत सारे कटनी वगैरह को बुलाते थे, कटनिहार को, और हंसुआ ले लेके उन लोग फसल काटती थी, गीत गा गा करके काटते थे, है ना। झूम झूम जनन बाजे मैया पाँव पे जनिया, उधर के काटले है कि नहीं? तो बढ़िया बढ़िया गीत गा करके उन लोग काटते थे। अब तो भैया मशीन आ गया। अब क्या आ गया? मशीन। अब हम लोग फसल की कटाई कैसे कर देते हैं? हार्वेस्टर मशीन से काट देते हैं। कैसे काट देते हैं? हार्वेस्टर मशीन। आधुनिक युग में, है ना, फसलों की कटाई कैसे हो जाती है? हार्वेस्टर मशीन से। हार्वेस्टर मशीन से, है ना। फसलों की कटाई कैसे होती है? हार्वेस्टर मशीन से कर देते हैं। किसे कर देते हैं? हार्वेस्टर मशीन से होती है। क्लियर हो गया? हार्वेस्टर मशीन से होती है। अब देखिए होता क्या है, कटाई का मतलब क्या करना है हम लोगों को? अनाज को, समझिए पहले बात को, अनाज को हम लोग क्या करते हैं? अनाज को पहले हम लोग जो पेड़ में लगा हुआ है, जो पौधे में लगा हुआ, उससे अलग करते हैं। उससे क्या करते हैं? अलग। तो अनाज के दानों को, है ना, उनके पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को दौनी कहते हैं, है ना। उसी को थ्रेसिंग कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। आ गया समझ में? तो हम लोग लिखेंगे कि अनाज के दानों को, अनाज के दाने को, है ना, किससे अलग करना है? पौधों से अलग करना है। अनाज के दानों को किससे पहले अलग कर रहे हैं? फसलों से, है ना। किससे कर रहे हैं? फसलों से अलग करने, फसलों से अलग करने की, है ना, फसलों से अलग करने की प्रक्रिया को, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को दौनी। क्या कहते हैं? दौनी, या इसी को कहा जाता है थ्रेसिंग। दौनी या थ्रेसिंग कहते हैं। दौनी या थ्रेसिंग कहते हैं। आ रहा है समझ में? दौनी या क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। समझ में आ रही है बात? अब देखिएगा, पहले तो हम लोग क्या कर ले, हम लोग के यहाँ देहात में पहले हम लोग देखते थे कैसे कि आदमी ले लेता था बोझा, और उसमें से एगो पेटारी निकालता था, और एगो पटरा पर रह करके धड़ाक धड़ाक पीटता था। तो पीटने से क्या होता था कि दाना उसका अलगे हो जाता था। फसल से क्या हो जाता था? दाना अलगे। तो इस क्रिया को ही दौनी कहा जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है? दौनी, है कि नहीं? अब देखिए, अब दाना अलगे हो गया,
अब दाना को निकालना है और छिलकोइया को बाहर कर देना है, दाना को निकालना है, छिलकोइया को बाहर निकाल देना है। तो दाना को अगर छिलकोइया से बाहर निकालिएगा तो उसको क्या कहते हैं? ओसाई। तो मार हम लोग पंखा इसे चलाते हैं, पंखवा क्या करते हैं? चलाते हैं, और आगे खड़ा आदमी ऐसे ऐसे सुपुआ से ऐसे करते रहता है, तो दनवा नीचे गिरता है और हवा से छिलकोइया उसको आगे उड़ करके जाता है। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ओसाई। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ओसाई। समझ में आ रही है बात? तो दानों को छिलके से अलग करना, दानों को छिलके से अलग करने की प्रक्रिया को, अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जल्दी से बोलिए। अलग करने की प्रक्रिया को ओसाई कहते हैं। सब ध्यान से सुनिए, नहीं कथा नहीं चल रहा है, याद करना है। ओसाई कहते हैं। क्या कहते हैं? ओसाई कहते हैं। क्लियर हो गया? इसको क्या कहा जाता है? ओसाई कहते हैं। अब देखिए, सब काम जो एक ही में हो जाए। अब का मशीन जो है ना, आपको अलग अलग नहीं करना है, पहले ही सब होता था। अब क्या है? अब जो है सब उधर से आएगा सभी कार्य। सभी कार्य का मतलब क्या चीज है? कटाई भी कर देगा, दौनी भी कर देगा और ओसाई भी कर देगा। वो करने वाला एक ही वो मशीन है जिसका नाम है कंबाइन मशीन। कौन सा मशीन है? कंबाइन मशीन है कि नहीं? बड़का एकदम रहेगा ऊपरे, है कि नहीं? आदमी बैठा रहेगा, ड्राइवर वो ऊपरे बैठा रहेगा, और गेहुआ के क्या करेगा? गेहुआ को एकदम आधा % काट लेगा और काट करके भूसवा को अलग कर देगा तुरंते भर में, दनमा को अलग कर देगा। एक के तुरी सब खेतवा को काट करके बोला कि बोरा बिछा दो, अब बोरा बिछा के एक के तुरी उझल देगा। अब अपना भरते रहो, सही के भरते रहो। देखे हैं कि नहीं? है कि नहीं? तो तीनों काम, तो सभी कार्य, देखिए ध्यान से, सभी कार्य मतलब, सभी कार्य मतलब हो गया कटाई का कार्य। और क्या? अनाज को दाने से, फसलों से अलग करना था तो उसको कहते हैं दौनी का कार्य। ओसाई का कार्य, है कि नहीं? कटाई, दौनी, ओसाई, है ना? दौनी ओसाई एक साथ करने के लिए, एक साथ करने के लिए, एक साथ करने के लिए कौन सा मशीन आ गया है आपके यहाँ? कंबाइन मशीन का प्रयोग किया जाता है ना? कंबाइन मशीन का प्रयोग करते हैं, मशीन का प्रयोग करते हैं। कोई भारे नहीं है। अब आधुनिक कृषि हो गया है ना? अब कृषि कैसा हो गया? आधुनिक। समझ में आ गया बात? अब भारत में कटाई के मौसम में कटाई पर्व के रूप में मनाया जाता है कि नहीं? हम लोग जो दीपावली मनाते हैं, होली मनाते हैं, तो दीपावली कब मनाते हैं? जब एकदम धान लहलहाने लगता है, एकदम कट जाता है, एकदम ढौरी के ढौरी धान हो जाता है, तब हम लोग खुशी में दीपावली मनाते हैं, है कि नहीं? और जब रवि पक जाता है, एकदम खूब बढ़िया गेहूं, चना, है ना, ये सब हो गया, है ना, जौ, ये सब हम लोग यहाँ खूब बढ़िया से हो गया, तब हम लोग होली मनाते हैं कि नहीं? तो यह एक तरह से ये है, पर्व है। भारत में कटाई के समय, है ना, क्या करते हैं? पर्व के रूप में इसको हम लोग मनाते हैं। किसके रूप में मनाते हैं? पर्व के रूप में मनाते हैं। तो अब आप लोग कटाई भी कर लिए, कटाई कर लिए कि नहीं कर लिए? फसल कट गया, तो फसल कट गया तब उसको रखिएगा ना, तो रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंडारण। रखने की क्रिया को क्या कहते हैं? भंडारण। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग भंडारण कर लेंगे। 7वां उपाय क्या पढ़ लेंगे? भंडारण। भंडारण माने होता है रख रखाव। भंडारण मीन्स क्या होता है? रख रखाव। तो देखिए, या उसको रख करके बेचिए भी, और तो धान गेहूं सब क्या करते? खेते में से बेच देते, जितना जरूरत हो उतना रख लिए, अब बाकी को हम लोग बेच दिए, बाकी को क्या कर देते हैं? बेच देते हैं, है ना? लेकिन जिनको रखना है, भंडारण जिनको करना है, उनके लिए क्या है? पहले हम लोग को यहाँ कोठी बनता था, है ना, एकदम माटी के कोठी रहता था, कोठी में अनाज को सही के भरा जाता, नीचे को मुंह लगता था, उसमें बोरा हटाए तब चावल उसमें से गिरेगा, गेहूं उसमें से गिरेगा, अब भर कटौती रख करके फिर उसमें ठूस देते थे, क्या चीज, है ना, बोरवा ठूस देते हैं। आज भी देखे कि नहीं देहातों में, है ना? तो भंडारण हो रहा है। क्या हो रहा है? भंडारण। तो यानी कि कटाई के उपरांत, भंडारण किसको कहेंगे? कटाई के उपरांत, कटाई के उपरांत माने कटाई के बाद, समझे कि नहीं?
कटाई के बाद अनाजों को, इसको अनाजों का भविष्य में उपयोग करने के लिए, कहां, भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करने की विधि को भंडारण कहा जाता है। समझे कि नहीं? तो कैसे लिखेंगे? तो कटाई के उपरांत अनाजों का भविष्य में, अनाजों का भविष्य में, है ना, भविष्य में उपयोग करेंगे कि नहीं? तो भविष्य में, है ना, भविष्य में उपयोग के लिए, भविष्य में उपयोग के लिए, भविष्य में उपयोग के लिए संचित करने की विधि को, संचित करने की विधि को, संचित करने की विधि को भंडारण कहा जाता है। भंडारण कहा जाता है। क्लियर हो गया? क्या कहा जाता है? भंडारण कहा जाता है। क्लियर हो गया? देखिए, भंडारण आप जब करने जा रहे हैं तो 2-3 बातों का ध्यान रखिएगा। भंडारण करते समय अनाजों में नमी की मात्रा 14% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 14% से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 14% से कम। लेकिन जैसे ही आप पहला अनाज को काटते हैं तो उस समय अनाजों में नमी जो होता है वह 16% से 18% है। तो उसको अभी मत भंडारण कीजिए, उसको अभी धूप में सुखाइए। अभी 2-4 दिन कहाँ सुखाइए? धूप में। जब धूप में से उसमें से नमी हट जाएगा तब, कब? जब 14% से कम नमी होगा तब उसको कोठा कोठी में रखिए। समझ में आ गई बात? तो याद रखिएगा कि भंडारण के लिए नमी की मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भंडारण के लिए नमी की मात्रा, नमी की मात्रा कितना होना चाहिए? 14% से कम। लेकिन इस बात को याद रखिए, क्या याद रखिएगा? इस बात को याद रखिए, लेकिन कटाई के समय, कटाई के समय अनाज में नमी की मात्रा, नमी की मात्रा कितनी होती है? 16 से 18% होती है। तब क्या करेंगे? तब उसको धूप में सूखने देते हैं। क्या करने देते हैं? सूखने देते हैं। तब उसको कहां सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा? धूप में। तब उसको कहां सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा? धूप में। और धूप में जब सूख जाएगा तब उसको कोठा कोठी में रखिए। समझे कि नहीं? तो ये कीजिए। अब कीजिए अनाज का भंडारण। अब क्या कीजिए? अनाज का भंडारण। तो अनाज का जो भंडारण होगा वो अनाज का भंडारण कहाँ होगा? तो अनाज का भंडारण मिट्टी के बर्तन, बड़े बर्तन जिसको कोठी कहते हैं, जो क्या कहते हैं, है ना, कोठी, मैंने मिट्टी की कोठी या धातु से बनी हुई कोठी, धातु से बनी हुई कोठी जहां वायु न जा सके, जहां वायु अवरुद्ध हो, माने ज्यादा हवा का मात्रा उसमें नहीं जाना चाहिए। समझे कि नहीं? कम अनाज है तो जूट के बोरा में, किसके बोरा में? जूट के बोरा में, जिसमें चावल नहीं जाता है सरकारी स्कूल में खाना बनाने के लिए, वो वाला बोरा को जूट वाला बोरा कहते हैं। तो जूट वाला बोरा में कैसे न अथी का, अरे कौची का पत्ता डालना रहता है? नीम का, है ना, नीम का पत्ता डालकर, नीम का पत्ता सूखल मने नीम का पत्ता डालकर करते हैं। समझे कि नहीं? नीम का पत्ता डालकर करते हैं। भंडारण कैसे करते हैं? नीम का पत्ता डालकर। नीम का पत्ता क्यों डालते हैं? कि उसमें जो वैसा कीटाणु जो जो अनाज को खा जाता है, घून लगा देता है, वो नीम के पत्ता में नहीं जाएगा। वो नीम का पत्ता से डरता है, भाग जाता है। उसको खाएगा तो जहरीला लगेगा, उसके लिए नुकसानदेह है। समझे कि नहीं? तो नीम के पत्ता वगैरह जब डाल दीजिएगा तो वो आपको नुकसान नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात ना? तो इससे उसका भंडारण करते हैं। अगर बड़ा बड़ा गोदाम है, बड़ा बड़ा क्या है? गोदाम,
तो गोदाम में अनाज का भंडारण होता है, देखते हैं अनाज रखा जाता है, अनाज का रख रखाव ही भंडारण कहलाता है। तो गोदाम उदाम में देखिएगा कि सबसे पहले आपको अनाज रखना है ना, तो धूमक का प्रयोग कीजिए, पहले धुआं उआं से जब जला दीजिए, ताकि जितना भी अलबल कीटाणु विषाणु जीवाणु है सब क्या हो जाएगा, भाग जाएगा। तो गोदाम में धूमक का प्रयोग करना चाहिए। गोदाम में किसका प्रयोग करना चाहिए, धूमक का प्रयोग करना चाहिए, धूमक का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर हो गया। गोदाम में किसका प्रयोग करना चाहिए, धूमक का प्रयोग करना चाहिए। बोरों के ऊपर एक एक करके जो बोरा रखते हैं, तो याद रखिएगा कि उसका जब छल्ला बनाते हैं तो दोनों के बीच में, जैसे यहाँ बोरा रख दी, यहाँ बोरा रख दी, ऐसे भरते हैं कि नहीं भरते हैं, तो इन दोनों बोरे के बीच में थोड़ा जगह रहना चाहिए। दोनों बोरा के बीच में क्या रहना चाहिए, जगह होना चाहिए। तो बोरों के है ना, बोरों को एक के ऊपर एक रखना, बोरों को एक के ऊपर एक रखना, और इस तरह से है ना अलग छल्ली बनाना, छल्ली बनाना है ना, और छल्ली के बीच, छल्ली के बीच गैपिंग जरूरी है। गैपिंग क्या है, जरूरी है। आ गया समझ में ना। जैसे यहाँ अनाज का बोरा रख रहे हैं, एक के ऊपर रख रहे हैं, लेकिन ठीक इसके बगल में जो रखिएगा ना, इसके बगल में जो बोरा रखिएगा तो थोड़ा दूर का गैपिंग होना चाहिए। थोड़ा दूर का क्या होना चाहिए, गैपिंग होना चाहिए। समझे कि नहीं। हमारे देश में जो है अनाजों का भंडारण कौन करता है, ध्यान से समझिएगा। देखिए हमारे देश में अनाजों का भंडारण, बैटरी शॉर्ट कर गया है, बैटरी खत्म हो गई है, अब छोड़ दीजिए, अपने से ऑफ होगा। हमारे देश में अनाजों का जो भंडारण है, अनाजों का क्या है, भंडारण कौन करता है, तो हम, उसका नाम है भारतीय खाद्य निगम। कौन करता है, भारतीय खाद्य निगम। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं, तो उसको अंग्रेजी में कहते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को ही हम लोग कहते हैं शॉर्ट में, क्या कहते हैं भैया, एफसीआई। क्या कहते हैं, एफसीआई। समझ में आई बात, एफसीआई करता है। समझे कि नहीं। आप देखिएगा एफसीआई का गोदाम आपका ब्लॉक में भी है, जहां बहुत सारे अनाज वगैरह सब रखे जा रहे हैं कि नहीं रखे जा रहे हैं। तो ये हो गया। अब देखिए फलों का जो और सब्जी का जो भंडारण होता है, फलों तथा सब्जियों का भंडारण है कि नहीं, एकदम कितना डिग्री के बीच में होना चाहिए, तो उसका भंडारण है ना शीतागार में। कहां पे, शीतागार में। शीतागार बोले तो वैसा जगह जहां पे फलों सब्जियों का रखा जाता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में, यानी कि ठंडा जगह में, एकदम कोल्ड। शीतागार का मतलब क्या होता है, कोल्ड है ना, कोल्ड में रखते हैं, एकदम ठंडा में रखते हैं, शीतागार में रखते हैं। शीतागार के बीच करना चाहिए, शीतागार के बीच करना चाहिए, है कि नहीं। एकदम ठंडा वाला जगह, 0 डिग्री समझ रहे हैं ना, बर्फ जहां जम जाए, से 4 डिग्री सेंटीग्रेड में, जहां ठंडा हो, फ्रीजिंग हो, जहां पे, वहां पे फल और सब्जी का भंडारण होता है। तो इस प्रकार से हम लोग भंडारण कर लिए, तब पूरा का पूरा कृषि आप लोग क्या हो गए, सीख गए। अब एक टॉपिक मात्र बचा हुआ है, और एक टॉपिक के बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। वह जो टॉपिक है उसका नाम है जंतुओं से भोजन। क्या नाम है, जंतुओं से भोजन। आज खत्म हो जाएगा ये टॉपिक, अगर मोबाइल साथ दे दिया तो खत्म हो जाएगा। देखिए ध्यान से, बस इसमें इतना ही जानना है। जंतुओं से हम लोग भोजन के लिए 2 चीजों पर निर्भर है, पेड़ पौधा पर निर्भर है, और पूरा सीखे पेड़ पौधा वाला। अब जंतु पर भी निर्भर है। आपको दूध, दूध किसका खाते हैं, दूध किसका खाते हैं, गाय का, भैंस का, बकरी का, यही सब का ना दूध खाते हैं। तो जो किससे प्राप्त होता है, जानवरों से प्राप्त है। ये सब क्या है, जानवर से। आप अगर खाते हैं मांस, तो मांस के रूप में किसका इस्तेमाल करते हैं, बकरी का, मुर्गा मुर्गी का,
मुर्गा मुर्गी बत्तख का इस्तेमाल करते हैं, है ना, खस्सी जिसको बोलते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब भोजन के लिए निर्भर है किस पर, है ना, जंतुओं पर निर्भर है कि नहीं है। आप मने मछली खाते हैं कि नहीं खाते हैं, तो मछली भी क्या है, जंतु है कि नहीं है, जल्दी से बोलिए। आप शहद का इस्तेमाल करते हैं, तो शहद के लिए किस पर निर्भर है, मधुमक्खी पर निर्भर है कि नहीं है। शहद के लिए किस पर निर्भर है, मधुमक्खी पर। आप घी खाते हैं, तो घी के लिए किस पर निर्भर है, गाय भैंस पर। दही के लिए किस पर निर्भर है, गाय भैंस पर। निर्भर है कि नहीं निर्भर है, जोर से बताइए। आप देखिए प्रोटीन की प्राप्ति हमको किससे होती है, मछली से क्या चीज की प्राप्ति होती है, प्रोटीन से। एक बात याद रखिएगा, इसमें एक है कोड मछली। कौन सी मछली है, कॉड मछली। तो कॉड मछली का अगर यकृत खाइएगा, माने लीवर खाइएगा, तो उससे आपको विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। क्या चीज की प्राप्ति हो जाएगी, विटामिन डी की प्राप्ति हो जाएगी। तो यानी कि हम लोग माने जानवरों से भी भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो जानवरों से भोजन की प्राप्ति करने के लिए क्या करते हैं, पशुओं को पालते हैं कि नहीं पालते हैं। तो पशुओं को पालना क्या कहलाता है, पशुपालन। क्या कहलाता है, पशुपालन। तो आपसे पूछा जाएगा, है ना, कि जंतुओं से, है ना, पशुपालन कहते किसको है ना, पशुओं को क्यों हम पालते हैं, तो पशुओं को हम भोजन की प्राप्ति के लिए पालते हैं। तो यानी कि आप जान लीजिए कि प्राचीन काल से ही, कब से, प्राचीन काल से ही, आज से नहीं, प्राचीन काल से ही मानव जो है, मानव भोजन के लिए किस पर निर्भर है, तो पादप पर और जंतु पर निर्भर है। किस पर निर्भर है, पादप और जंतु पर निर्भर है। आ गया समझ में, निर्भर है, जंतु पर भी हम लोग क्या हैं, निर्भर हैं। तो आपसे इसमें क्वेश्चन आता है, बस इतना ही जानना है कि पशुपालन किसे कहते हैं। आज ही चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगर वीडियो कट भी जाएगा तो आप लोगों का अब अगला वीडियो पशुपालन के लिए खाली 4 लाइन बोलने के लिए नहीं बनाएंगे, समझे कि नहीं। तो यही लास्ट टॉपिक है, पशुपालन, है कि नहीं। क्या है, पशुपालन। हम लोग पशुओं का पालन क्यों करते हैं, तो चैप्टर आज आप लोगों का समाप्त हो गया। ताली बजा करके इसको समाप्ति की घोषणा कीजिए। इसलिए हम बता रहे हैं कि भैया पशुपालन पढ़ा देंगे, अगर कट गया तो कट गया, समाप्ति की घोषणा हुई, अगर नहीं कटेगा तो लास्ट में करेंगे। तो पशुपालन किसे कहते हैं, तो पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है, पशुपालन विज्ञान की वह शाखा है ना। पशुपालन क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत, है ना, जिसके अंतर्गत, ध्यान से समझिएगा, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, पशुओं के भोजन, उसके क्या चीज, आवास, और क्या चीज, एवं उसके प्रजनन, माने संतान की उत्पत्ति, उसी को क्या कहते हैं, प्रजनन, है ना। ईटीसी का अध्ययन किया जाता है, ईटीसी का अध्ययन किया जाता है। समझ में आ गया बात है, अध्ययन किया जाता है। हम लोगों को पशुओं को पालने का मतलब ही है कि वो कहाँ रहेगा, उसका भोजन क्या होगा, उसका प्रजनन, अपने संतान की उत्पत्ति कैसे करेंगे। इन सभी बातों की जानकारी के लिए